स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक रोटेशनल डायनेमिक्स का, वो है स्फीयर ऑफ डेथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दो टॉपिक तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा स्फीयर ऑफ डेथ। स्फीयर ऑफ डेथ मतलब क्या रहता है? स्फीयर ऑफ डेथ मतलब रहता है हमारा मृत्यु गोल। स्फीयर ऑफ डेथ मतलब हमारा क्या रहता है? मृत्यु गोल। तो ये मृत्यु गोल हम आपको पता है कहाँ पे हमने इसे देखे है पहले? हम ये जो मृत्यु गोल दिख रहा है यहाँ पे, ये टॉपिक हमने पहले भी, मतलब ये चीज हमने कहीं देखे है। कहाँ देखे? बराबर, बिल्कुल सही। ये जो है हमने सर्कस में देखे हैं। दिस इज अ पॉपुलर शो। दिस इज अ पॉपुलर शो इन सर्कस। ये सर्कस का एक बहुत ही पॉपुलर शो है। इसमें क्या होता है कि जो बाइकर है, जो बाइक चलाने वाला रहता है, वो इस गोले के अंदर में, ये जो स्फीयर ऑफ डेथ है इसके अंदर में वो घूमते हैं। तो उनका जो घूमने का प्रोसेस रहता है वो किस तरह से रहता? पहले स्लो रहता, जैसे जब वो स्टार्ट करेंगे तब वो स्लो रहता, फिर बाद में फास्ट होता है, और फिर बाद में स्लो होता है, और फिर वो एंड करते हैं। तो इस तरह से रहता है। तो ड्यूरिंग दिस टू व्हीलर राइडर अंडरगो राउंड्स इनसाइड अ हॉलो स्फीयर। तो ये गोल वाला जो स्फीयर है इसके अंदर में वो गोल गोल घूमेंगे, starting with small horizontal circles, then eventually performing revolutions along vertical circles। तो पहले जो है वो छोटे छोटे horizontal circles से परफॉर्म करेंगे, और फिर धीरे धीरे जो रहेगा वो जो रिवोल्यूशन रहेगा वो बड़े वर्टिकल सर्कल्स में रिवोल्यूशन वो परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से जो है वो परफॉर्म करेंगे। वो है पहले जो रहेगा वो हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, फिर उसके बाद जो रहेगा वो वर्टिकल सर्कल्स। The dynamic of this vertical circular motion is same as that of a point mass tied to the string। तो जो भी डायनामिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब इसका बेसिक जो चीज है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का बेस, और इसका बेस जो बिल्कुल दोनों भी सेम है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन और स्फीयर ऑफ डेथ का हमारा सेम है। सिर्फ और किसका, ये पॉइंट मास, अगर हम लोग एक धागे के साथ, अगर एक धागे को, पत्थर को अगर धागे से बांधते तो जैसे घुमाएंगे तो इन दोनों का जो रहेगा वो सेम रहेगा। सिर्फ एक्सेप्ट क्या है? डिफरेंस क्या रहेगा? द फोर्स ड्यू टू टेंशन T इज रिप्लेस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन N। जो फोर्स F है, जो फोर्स टेंशन का जो T वाला फोर्स है, टेंशन T, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? वो है नॉर्मल रिएक्शन से रिप्लेस होगा, N से। मतलब जब हमारा वहां पे फोर्स था, कौन सा? जो हम लोग धागे को घुमा रहे थे, पत्थर को जो धागे बांध के घुमा रहे थे, उसमें फोर्स कौन सा था? वो हमारा टेंशन था। वो टेंशन जो है यहाँ पे रिप्लेस होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N। If you have seen this show, try to visualize that initially there are nearly horizontal circles। तो अगर आपने कभी ये शो देखा है तो कल्पना कीजिए कि पहले कैसा रहता है कि वो हॉरिजॉन्टल सर्कल्स रहते हैं। The linear speed is more for larger circles but angular speed is more for smaller circles। तो यहाँ पे क्या हमें देखना है कि जो लीनियर स्पीड रहेगा, लीनियर स्पीड जो है वो लार्जर सर्कल के लिए वो बड़ा रहेगा। द लीनियर स्पीड इज मोर फॉर लार्जर सर्कल बट एंगुलर स्पीड इज मोर फॉर स्मॉलर सर्कल्स। तो लार्जर सर्कल जब परफॉर्म करेंगे तो उसमें लीनियर स्पीड ज्यादा रहेगा, और जब वो स्मॉलर सर्कल परफॉर्म करेंगे तो उसमें एंगुलर स्पीड जो है वो ज्यादा रहेगा। यही सेम थियरी हमारा कोनिकल पेंडुलम में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। मतलब कॉन्वेक्स एक ब्रिज रहेगा, उसके ऊपर में व्हीकल, उसमें फोर्स कितना रहेगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देख करके है, ये हमारा जो है ये कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज हो गया। ये हमारा है, ये व्हीकल है। व्हीकल के ऊपर जो व्हीकल पे दो वेट रहेंगे, एक तो वेट है जो नीचे की तरफ रहेगा, वो है वेट mg एक्टिंग इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक जो है नॉर्मल रिएक्शन N रहेगा ऊपर की तरफ। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? फिर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो फिगर शोज अ व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो इस मोशन में क्या रहेगा? फोर्स जो है दो हिस्से में डिवाइड हो रहा है। एक जो रहेगा वेट mg वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा जो रहेगा उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N, वो उसके ऊपर में रहेगा। मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस मस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू मस्ट प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा
वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारा mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। तो दस इफ v इज द स्पीड एट द अपर मोस्ट पोजिशन, अगर ऊपर जब वो व्हीकल हमारा रहेगा उस वक्त अगर उसका स्पीड अगर v है तो फिर हमारा क्या रहेगा, रिएक्शन किस तरह से रहेगा, सेम रिएक्शन हमने पहले भी देख चुके हैं, mg माइनस एन, mg माइनस एन क्यू, क्योंकि n जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए उसको जब इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो mg माइनस एन इज इक्वल टू mv²/r। एक्चुअली कैसा आना चाहिए था, mg इज इक्वल टू mv²/r प्लस n, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में प्लस n, फिर प्लस n इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस n हो जाएगा। एज द स्पीड इज इंक्रीज, जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाएगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन n जो है ये है जो वो कम होते जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो n रहेगा, जैसे स्पीड बढ़ेगी तो जो कांटेक्ट रहेगा कांटेक्ट हमारा कम होते जाएगा, इसलिए हमारा नॉर्मल रिएक्शन भी कम होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इज एन इंडिकेशन ऑफ कांटेक्ट, दस फॉर मेंटेनिंग कांटेक्ट n इज इक्वल टू 0, तो इसलिए सिर्फ कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए हमारा नॉर्मल रिएक्शन कितना रहना चाहिए, n शुड बी 0। दिस imposes an upper limit on the speed as vmax is equal to rg, तो इसलिए हमारा अपर लिमिट क्या रहेगा स्पीड का, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, vmax इज इक्वल टू √rg। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने पढ़े थे कि अगर वो टॉप मोस्ट पोजिशन में है तो फिर हमारा लीनियर स्पीड कितना रहेगा या ऊपर का स्पीड कितना रहेगा, वो है √rg, तो सेम इसका भी वही रहेगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एन एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। एनालॉगस मतलब सेम, तो मास लीनियर मोशन में कैसा रहता है, जो रहता है वो हमारा मास रहता है, वही सेम हमारा रोटेशनल मोशन में रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So in standard 11th, we saw that angular displacement, angular velocity and angular acceleration respectively replace displacement, velocity and acceleration for various kinematical equation। तो ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़े थे। अभी जो है 11th स्टैंडर्ड में हमने उससे आगे बढ़े, तो वो क्या बन गया हमारा रोटेशनल मोशन में हम लोगों ने पढ़े थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ऑल्सो टॉर्क इज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर फोर्स। फोर्स ये हो गया हमारा लीनियर के लिए, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हमारा फोर्स रहेगा, जबकि रोटेशनल मोशन के लिए क्या रहेगा हमारा टॉर्क रहेगा, इसलिए टॉर्क इज एन एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ फोर्स। Expression of linear momentum, force and kinetic energy include mass as a common term। तो linear expression of linear momentum के expression में, force के expression में, linear momentum mv, force ma और kinetic energy हाफ mv²। तो सभी में क्या है हमारा, सभी में हमारा क्या आ रहा है, मास जो है कॉमन है, इसमें linear momentum mv, force ma, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो m फोर्स हमारा, मास हमारा क्या है, सभी में कॉमन है। इन ऑर्डर टू हैव द रोटेशनल एनालॉगस वी नीड अ रिप्लेसमेंट फॉर मास। तो ये ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन में था, यही जब हम लोग रोटेशनल मोशन में जाएंगे तो इस मास का मास को रिप्लेस करना पड़ेगा, मास का एक रिप्लेसमेंट चाहिए। तो वही अभी हम लोग देखने वाले, वही रिप्लेसमेंट क्या है हमारा, वो रिप्लेसमेंट हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हमारा एज इज इक्वल टू मास। मास जो रहेगा वो लीनियर मोशन में रहेगा या ट्रांसलेशनल मोशन में रहेगा, मतलब सीधे में जो चल रहा है उस वो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा वो एंगुलर मोशन में, मतलब रोटेशनल मोशन में रहेगा। जैसे कि एग्जांपल, इफ वी ओपन अ डोर, दरवाजा अगर हम लोग खोलते हैं, हिंजेस रहा अगर जिसमें हिंजेस है, वी गिव अ सर्टेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू इट। तो जब हम दरवाजा खोल रहे, पुश कर रहे, तो उसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्यों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो दरवाजा रहेगा वो एक एंगल फॉर्म करके घूम रहा है। ठीक है, ये लीनियर सीधा जा रहा है कि दरवाजा पुश करेंगे तो सीधा जाएगा कि नहीं जाएगा, वो एंगल बन रहा है ना, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। द एफर्ट्स नीडेड फॉर दिस डिपेंड, तो ये जो पुश कर रहे हैं हम लोग, इसमें जो एफर्ट लग रहा है वो सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, मास ऑफ द डोर, बट ऑल्सो अपॉन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, दरवाजा जिस जगह पे फिक्स्ड है, जो हिंजेस पे फिक्स्ड है, वो हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वहां से कितने दूर पे हम लोग पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वो डिस्टेंस भी हमारे लिए जरूरी रहेगा।
जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल आप ट्राई करके देख सकते हैं, दरवाजा के पास जाओ, उसको पुश करो, तो बिल्कुल जो दरवाजा का एंड है, मतलब हिंजेस से जितना दूर हो सके वहां से अगर हम लोग पुश करेंगे तो दरवाजा खोलने में या बंद करने में बहुत ईजी जाएगा। पर अगर हम लोग हिंजेस के नजदीक से, हिंजेस के तरफ से अगर पुश करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए जब रोटेशनल मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे मास ही सिर्फ अकेला क्वांटिटी नहीं है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मास के साथ साथ वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस जगह से हम लोग उसको पुश कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। thus the quantity Thus, the quantity analogous to mass includes not only mass but also takes care of the distance-wise distribution of the mass around the axis of rotation. तो इसलिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो मास है, यहाँ पे सिर्फ मास ही नहीं, ये भी देखना है कि वो बट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द डिस्टेंस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो मास डिस्टेंस वाइज कितने दूर पे और मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पूरे बॉडी के ऊपर, वो भी हमको देखना जरूरी है। To know the exact relation, let us derive an expression for rotational kinetic energy. तो ये एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्या पढ़े हम लोग यहाँ पे कि दरवाजा जो है, जब हम लोग उसको पुश कर रहे हैं तो उसके लिए जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, वो क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दरवाजा जो है एंगुलर खुल रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पे जो है फोर्स तो हम लोग लगा रहे हैं, पर ये फोर्स जो है वो एक्चुअली क्या हो गया, हमारा टॉर्क हो गया, क्योंकि रोटेशनल मोशन के लिए हमारा टॉर्क हो गया। तो फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। उसके बाद हम लोग दरवाजे को अगर पुश करेंगे तो बहुत सारे प्लेसेस है, तो जहाँ पे हैंडल रहता है या सबसे फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द हिंजेस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो सबसे दूर वाला पॉइंट रहेगा, वहां से अगर हम लोग पुश करेंगे, दरवाजा अगर खोलने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईजिली खोल सकेंगे। जबकि यही अगर हम लोग जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जहाँ पे हमारा हिंजेस है, वहां पे अगर हम लोग पुश करके खोलने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा। तो इसीलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये था इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अभी हम लोग जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमको देकर के है कि अ बॉडी ऑफ एन पार्टिकल, तो एक बॉडी दिख रहा है, फिगर 1.12 shows a rigid body rotating with a constant angular speed ओमेगा। तो ये जो है एंगुलर स्पीड ओमेगा से ये बॉडी जो है वो रोटेट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। इसका डायरेक्शन भी यहाँ पे लेकर के अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो इसका जो एक्सिस रहेगा वो पेपर के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो पेपर, ये हमारा पेपर के साथ ये परपेंडिकुलर एक्सिस दे करके है। For theoretical simplification, let us consider the object to be consisting of n particle. तो हमको ये इजी जाने के लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर में n पार्टिकल्स है, और हर एक पार्टिकल्स का जो मास दे करके वो क्या रहेगा हमारा m1, m2, m3, ऐसा इस तरह से mn तक रहेगा। वैसे ही हर एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे भी रहेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमारा, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, फिर हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस हो गया हमारा r1, r2, rn। जैसे कि यहाँ पे हमको डायग्राम में क्या दे करके m1 का डिस्टेंस क्या दे करके हमको r1 दे करके, वैसे ही m2 का डिस्टेंस क्या दे करके हमको m2 का डिस्टेंस हमको यहाँ पे r2 दे करके, और वैसे यहाँ पे हमारा mn का डिस्टेंस हमको क्या दे करके rn दे करके। तो इस तरह से डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस हम लोग लेंगे। As the object rotates, all these particles perform uniform circular motion with the same angular speed omega। तो जब ये घूमेगा तो सभी जो है अलग अलग इसका लीनियर स्पीड रहेगा, हर एक पार्टिकल का लीनियर स्पीड अलग अलग रहेगा। लीनियर स्पीड हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, और पर एंगुलर स्पीड जो रहेगा वो सेम रहेगा, और एंगुलर स्पीड हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देकर के विथ सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा बट डिफरेंट लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा बट डिफरेंट लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का रिलेशन हमें पता है, हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो उसी तरह से हम लोग लेंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो की तरफ देखते हैं। तो सेम वही जो चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट वाइज। तो हमको फॉर्मूला पता है, वी नो दैट v इज इक्वल टू क्या रहता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अभी इन सभी को अगर हम लोग डाल देंगे तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1 ओमेगा। वैसे ही v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा r2 ओमेगा। v2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा r2 ओमेगा। वैसे डॉट 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 vn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, rn, n कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर लिया n, इसलिए कैपिटल रहेगा, vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। अब ये v का तो हो गया।
अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरे फॉर्मूले पे, वह हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा हर एक पार्टिकल का मास अलग अलग है और उसी का लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है, मतलब m1 और v1 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट पार्टिकल मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? हाफ m1 v1 स्क्वायर, क्योंकि मास अलग और वेलोसिटी अलग है, लीनियर वेलोसिटी। वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल क्या रहेगा हमारा? हाफ m2 v2 स्क्वायर। वैसे हमारा थर्ड के लिए क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी के एन, थर्ड मतलब लास्ट एन, nth पार्टिकल के लिए रहेगा हमारा हाफ mn कैपिटल एन और ये v कैपिटल एन होल स्क्वायर स्क्वायर। अब हम लोग v की वैल्यू पुट कर देते हैं। v1 की वैल्यू क्या है हमारा? r1 ओमेगा है। v1 की वैल्यू क्या है हमारा? r1 ओमेगा। वैसे ही तो इस v1 स्क्वायर के जगह में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर है तो ये r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सेम वैसे ही अभी हम लोग दूसरे वाले के लिए लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड पार्टिकल क्या हो जाएगा? के टू इज इक्वल टू हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड, r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और वैसे ही हमारा लास्ट के लिए क्या रहेगा फिर? रहेगा हमारा के एन इज इक्वल टू हाफ हाफ, फिर उसके बाद mn, फिर आर एन, हाँ आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी अलग अलग पार्टिकल्स के लिए। अभी हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, टोटल 10 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? इन सबको हम लोग प्लस कर देंगे। 10 टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? इन सबको हम लोग प्लस करेंगे। 10 टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ke1 प्लस ke2 प्लस ke डॉट 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 प्लस के सबको हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? पहले अगर आपको जो लेना है वो ले सकते हैं, तो हम लोग ऐसे लेंगे, स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। ke1 प्लस ke2 प्लस डॉट डॉट प्लस के nth पार्टिकल तक। फिर अभी सबकी वैल्यू पुट कर देते तो क्या है हमारा? हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये सभी हम अभी इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, सभी में है हाफ और ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, हाफ ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? m1 r1 स्क्वायर, इधर में रहेगा हमारा m2 r2 स्क्वायर और इधर रहेगा हमारा mn rn स्क्वायर। अभी ये सभी अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं? समेशन लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? ये सब सबका समेशन कर लेते हैं तो हाफ ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा हमारा समेशन ऑफ, समेशन समेशन मतलब क्या रहा? सबका ऐड कर रहे हैं हम लोग 1 2 3 4, इसको रिप्लेस किससे कर रहे हैं? आई से रिप्लेस कर रहे हैं। समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन एम आई आर आई स्क्वायर, मतलब जहाँ पे आई है वहाँ पे 1 आ जाएगा पहले, फिर 1 जब 2 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर आई की वैल्यू 3 के वक्त 3 हो जाएगा। इस तरह से सभी वैल्यू हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे? इसको ये जो समेशन वाला पार्ट है इसको अज्यूम कर लेते हैं हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा कि ये जो है 10 रोटेशनल या वो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, 10 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई क्या चीज़ है? ये आई हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि क्या रहेगा हमारा? वेयर आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1, वेयर आई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा मेन फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा हमारा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, यही सेम अगर हम लोग लीनियर काइनेटिक एनर्जी अगर पढ़ेंगे तो फॉर्मूला क्या था हमारा? हाफ एम वी स्क्वायर।
हाफ एम वी स्क्वायर था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे v वो लीनियर मोशन के लिए लीनियर वेलोसिटी v, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इसलिए ओमेगा स्क्वायर आ गया। और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां पे क्या था हमारा m था, मतलब क्या रिप्लेस कर रहा है, I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू हमारा मास, मतलब लीनियर मोशन में जो हमारा मास था वही रोटेशनल मोशन में आ जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे हमको दे करके 10 I रिप्लेसेस m एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रिप्लेसेस लीनियर वेलोसिटी v, मतलब ये I जो है वो मास m को रिप्लेस कर रहा है और एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा जो है वो v को रिप्लेस कर रहा है। इसलिए हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारा हाफ I ओमेगा स्क्वायर, जबकि हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा हमारा हाफ m v स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वह डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन क्या है। तो फॉर्मूला हमको पता है कि क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समेशन ऑफ एम आई आर आई होल स्क्वायर, मतलब एम आर स्क्वायर आया, मतलब मास और रेडियस का स्क्वायर, तो इनका प्रोडक्ट। तो क्या आ गया 10 आई इज डिफाइंड टू बी द रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मतलब आई को हम लोग क्या कह सकते हैं, या तो उसको रोटेशनल इनर्शिया कह सकते हैं या उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। एम आई ऑफ द ऑब्जेक्ट about the given axis of rotation, of the object about the given axis of rotation. It is clear that the moment of inertia of the object, moment of inertia किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, of the object depends upon the individual masses मतलब m, and second किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, distribution of these masses about the given axis of rotation, मतलब वो किस उसका जो रेडियस है, distribution of these masses about the given axis of rotation मतलब रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। Thus, for different axes, it will again depend upon the mass distribution around the axis and will be different if there is no symmetry, मतलब अगर सिमेट्री नहीं है तो वो अलग अलग रहेगा, जैसा एम आई आर आई स्क्वायर। और अगर वो सेम अगर है तो फिर हम लोग क्या डालेंगे उसमें, समेशन डालेंगे, इंटीग्रेशन डालेंगे। तो during this discussion for simplicity we assume that the object to be consisting of finite number of particles। तो अभी तक हमने क्या लिए थे, ये जो ऑब्जेक्ट में कुछ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए थे, फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए थे। इन प्रैक्टिस यूजुअली इट इज नॉट सो, प्रैक्टिस में हम लोग ऐसे नहीं लेंगे। कैसे रहेगा वो, फॉर अ होमोजेनियस रिजिड ऑब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिकली इंटीग्रेबल मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जिसमें हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो उसमें हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा फिर, thus the moment of inertia is to be obtained by integration as, फॉर्मूला रहेगा हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर dm। तो ये फॉर्मूला और पहले का फॉर्मूला दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें डरने वाली कोई चीज नहीं है कि इंटीग्रेशन आ गया पापा कैसे करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। वहां पे क्या था, हमारा समेशन था और एम आर स्क्वायर था। यहाँ पे समेशन को रिप्लेस किसने किया, इंटीग्रेशन ने रिप्लेस कर दिया। आर स्क्वायर तो सेम है, वहां पे एम था, यहाँ पे हमारा डीएम है। डी तो डीएम क्या हो गया, हमारा जो छोटे छोटे मास है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल मास जो रहेगा उसको हम लोग डीएम ले रहे हैं। इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम। और हमारा जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़े थे वो क्या था, आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर या समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, दोनों भी जो है एक्चुअली सेम है। If integrable mass distribution is not known, it is not possible to obtain moment of inertia theoretically, but it can be determined experimentally। अगर हमें ये इंटीग्रेबल मासेस अगर पता नहीं रहा तो थियोरेटिकली हम लोग नहीं निकाल सकते, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहेगा। तो रिंग मतलब जो हम लोग फेंकते हैं वो रिंग हो सकता है, या अंगूठी में जो रिंग पहन रहे हैं वैसा वाला रिंग हो सकता है, कुछ भी एक यूनिफॉर्म रिंग हम लोग ले रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म रिंग इफ इट्स मास इज सिचुएटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। अगर हम लोग जो अंगूठी को अगर हम लोग लेंगे तो उसमें क्या रहेगा, मास कहाँ पे, सिर्फ सर्कमफरेंस पे है, क्योंकि बाकी तो होलो रहता है, सिर्फ एक गोल रहता है, जैसे टायर हो गया, कैसा रहता है उससे बाहर के सर्कमफरेंस पे जो है मास रहता है। तो एन ऑब्जेक्ट is called as uniform ring if its mass is situated uniformly on the circumference of a circle। अगर मास जो है सिर्फ सर्कमफरेंस पे रहा, ये हमारा सर्कमफरेंस है, यहाँ पे अगर इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये बन जाएगा हमारा रिंग।
Obviously it is a two-dimensional object of negligible thickness. If it is rotating about its own axis, its entire mass m is practically at a distance equal to radius. अगर इसका मास जो है circumference पे है तो फिर रेडियस क्या रहेगा, इसका r रहेगा, जो भी रेडियस है वो सेम रेडियस सबके लिए रहेगा. Hence the expression for the moment of inertia of a uniform ring of mass m and radius r is I is equal to mr square. तो फॉर्मूला हमारा सेम है. यहाँ पे हमारा क्या है, रेडियस जो है वही रेडियस, क्योंकि सर्कमफरेंस पे ऑब्जेक्ट था इसलिए रेडियस सेम रहेगा. मास है तो फॉर्मूला पहले भी हमने पढ़े थे, I इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, समेशन ऑफ mr स्क्वायर या mi/r होल स्क्वायर. फिर हम लोग ने इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्या पढ़े थे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm. उसमें भी हमारा r स्क्वायर था, यहाँ पे भी हमारा r स्क्वायर है और dm के जगह में m है. तो फॉर्मूला लगभग सभी के लिए हमारा सेम है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग I इज इक्वल टू mr स्क्वायर. थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक आज के लिए बस यहीं तक ही हम खत्म करते हैं. आगे का टॉपिक हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. अगर आपको टीचिंग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले.